औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम CSS एस्पायरेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अल-मावर्दी की, जो एक मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे, जो 100 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे। सवाल ये है, जब अब्बासिद खिलाफत डिक्लाइन कर रही थी, पावर मिलिट्री के पास चली गई थी, तो इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे सरवाइव करेगा? तो उसका जवाब जानने के लिए हम अल-मावर्दी की इमामियत थ्योरी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं, मावर्दी पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वो कहता है थ्योरी ऑफ खिलाफत यानी थ्योरी ऑफ इमामियत एक्सप्लेन करें। थ्योरी ऑफ इमामियत बाई अल-मावर्दी। उसके बाद 2022 में क्वेश्चन आया था, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर का मतलब जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं वो बतानी है। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि सिमिलरिटीज़ भी बतानी होती हैं और जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी बताने होते हैं। सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों को एक्सप्लेन करते उसे कंट्रास्ट कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द एग्जेक्टिव presented by the Muslim philosophers, मुस्लिम थिंकर, फिलासफर नहीं वो थिंकर कह रहा है, थिंकर अल-फरेबी, अल-मावर्दी एंड शाह वलीउल्लाह। तो ये जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन 2022 में CSS में आ चुका है। यानी अल-मावर्दी की जो है वो कहता है एग्जेक्टिव यानी इमामियत, उसका कैसे उन्होंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है वो एक्सप्लेन करें। तो रूटीन की तरह सबसे पहले हम किसी की फिलासफर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ताकि इससे आपके MCQs क्लियर हों। इंट्रोडक्शन। तो ये 972 ईस्वी को बसरा में पैदा हुए। बसरा जो इराक का शहर है, उसके बाद वो शिफ्ट हो गया बगदाद शिफ्ट हो गया। वहाँ उन्होंने स्टडी किया फ़िक़ा एंड शरिया लॉज। फ़िक़ा और शरिया उन्होंने वहाँ स्टडी किया। उसके बाद वो जज अपॉइंटेड हुए इन बगदाद। जज अपॉइंटेड हुए थे वो इन बगदाद। उसके बाद इनकी जो मशहूर बुक है, सबसे पहले आप हमें इल्लामा इकबाल की मशहूर बुक का नाम बताएं जो हमने डिस्कस की थी। बुक इसकी जो अल-मावर्दी की मशहूर बुक है उसका नाम है अल अहकाम मल सुल्तानिया। और इसमें वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो इसमें इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या है, वो मैनुअल ऑफ गवर्नेंस एक्सप्लेन करते हैं। मैनुअल ऑफ गवर्नेंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन याद दोबारा रिपीट कर लें अपने अल्फाज में कि 1972 में बसरा में पैदा हुए बगदाद में, और इनकी जो वफ़ात है वो है
1058 में इनकी डेथ है। ठीक हो गया। ये तो हो गया अल मावर्दी का इंट्रोडक्शन। उनकी बुक क्या है? अल अहकाम मुल सुल्तानिया। तो पिछले फ़िलासफ़र्स की तरह सबसे पहले हम कंटेक्स्ट की बात करेंगे कि अल मावर्दी ने अपनी इमामियत की थ्योरी कैसे दी। कंटेक्स्ट बिहाइंड द थ्योरी ऑफ इमामियत। कहते हैं फ़िलासफ़ी खिला में पैदा नहीं होती बल्कि क्राइसिस में पैदा होती है। इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। मावर्दी के वक्त जो अब्बासी खिलाफत थी वो डिक्लाइन की हालत में थी। अब्बासिड जो बनी थी माविया उमैया खिलाफत के बाद आई थी अब्बासिड खिलाफत, वो क्या थी? उसको डिक्लाइन में थी, तो डिक्लाइन की हालत में थी। तो जो शुरू में जो अब्बासिड थे वो अर्ली अब्बासिड, उनका क्या था? स्ट्रॉन्ग थे प्लस सेंट्रलाइज रोल था। लेकिन टाइम के साथ साथ वो क्या हो गए? डिक्लाइन का शिकार हो गई। उस वक्त खलीफा क्या था? सिर्फ वो खलीफा जो था, खलीफा सिर्फ बाई नेम था, नाम का हुक्मरान था। खुतबे में उसका नाम लिया जाता था और सिक्कों पर उसका नाम था, लेकिन फैसला करने की डिसीजन पावर जो थी खलीफा की वो ज़ीरो थी। ठीक हो गया। तो उस वक्त जो मेजर जो पावर्स थी वो थी जो वो थे सल्जोक मिलिट्री पर्सन थे, मिलिट्री कमांडर्स उनके हाथ में थी। उसके बाद जो अमीर थे अपने इलाकों के, उनके पास पावर थी। ठीक हो गया। उसके बाद खिलाफत को थ्रेट भी थे, थ्रेट टू खिलाफत कहने या कैलिफत कहने। सबसे पहले जो थ्रेट था वो था फेयर ऑफ फातमीज़। इनकी जो वो थी हुकूमत थी वो मिस्र में थी। फातमीज यानी जो इजिप्ट में थे, यानी मिस्र में थे, इनकी हुकूमत थी और इसको खिलाफत को इनसे डर था। दूसरा था फेयर ऑफ सल्जोक फ्राम तुर्की, यानी जो खिलाफत उस्मानिया के जो लीडर थे उनसे भी ख़तरा था उसको क्या कहते हैं, खिलाफत को। तीसरा नंबर था वो फेयर ऑफ शिया ट्राइब्स, क्योंकि खिलाफत सुन्नियों की थी, अहले सुन्नत की थी, तो इसलिए उनको डर था कि जैसे वो उमैय्यद थे वो अहले तशय्युद थे, तो इसलिए यहाँ शिया ट्राइब जो स्ट्रॉन्गर थे उनसे भी डर था खिलाफत को। तो इसलिए मावर्दी कहता है कि खिलाफत को नहीं, इमाम को इंट्रोड्यूस कराओ, इमाम को लेके आओ पावर्स में। यानी खलीफा जो होगा वो आप समझिए आजकल के दौर का सदर होगा और जो इमाम होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। वो कहता है इससे जब जो फेयर है ना खिलाफत को, इससे जो इमाम होगा वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको जो खिलाफत है उसको थ्रेट्स नहीं होंगे। इसलिए वो कहता था कि आप इमाम को लेके आओ, खिलाफत भी चलती रहेगी। सादा खलीफा होगा वो होगा आपका आजकल जो प्रेसिडेंट होते हैं, और जो इमाम होगा वो आपका प्राइम मिनिस्टर, उससे नीचे होगा, लेकिन उसकी पावर तो वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेगा। तो उसके पीछे वो कहता है कि इमामियत क्या है। सबसे पहले इमामियत की डेफिनेशन करता है। इमामियत होती है, गवर्नमेंट होती है, किस्म की गवर्नमेंट होती है। ठीक है,
गवर्नमेंट, वाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी होती है? वो कहता है कि फॉर सेक ऑफ पीस इन सोसाइटी, पीस इन सोसाइटी यानी रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। तो उसके बाद कहता है कि गॉड यानी पीपल्स आर हायर्ड बाई गॉड टू गवर्न द स्टेट। ठीक हो गया। पीपल यानी वो जो इमाम है उसको हायर करता है। उसके बाद वो कहता है इमामियत, इमामियत क्या है? इमामियत क्या है? इमामियत इज इंस्टीट्यूट, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है टू सक्सीड प्रॉफिटहुड, यानी जो वो प्रॉफिट देने वो होते थे, रसूल होते हैं, उनको सक्सीड करे इन गार्डिंग रिलीजन एंड मैनेजिंग वर्ल्डली अफेयर्स। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि स्टेट का काम सिर्फ रिलीजन का नहीं बल्कि वर्ल्डली अफेयर्स का भी है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। उसके बाद अल-मावर्दी कहता है कि जो इमामियत है यानी जो इमामियत है ये ट्रस्ट है, इज ट्रस्ट नॉट डिवाइन राइट। तो ये पहले अपनी इमामियत की फ़िलासफ़ी को एक्सप्लेन करता है, इमामियत की थ्योरी के इमाम क्यों ज़रूरी है, उसके बाद इमामियत होती क्या है, उसके बाद ये इमामियत ट्रस्ट है ना कि वो है। उसके बाद वो करता है एक्सप्लेन करता है कि इमाम बनने की इसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या कहता है? क्वालिफ़िकेशन ऑफ इमाम की क्वालिफ़िकेशन बताता है। क्वालिफ़िकेशन ऑफ इमाम के हर बंदा किधर चला गया है, क्वालिफिकेशन ऑफ इमाम की क्वालिफिकेशन में सबसे पहले वो बताता है कि विजडमफुल हो, विजडमफुल ह्यूमन हो। उसके बाद दूसरी को बताता है कि उसमें हौसला हो, करेज हो, करेजियस पर्सन हो। उसके बाद नंबर तीसरी जो क्वालिटी बताता है वो कहता है कि वो ब्रेव हो। नंबर 4 बताता है कि वो नॉलेजफुल हो। नॉलेजफुल बंदा हो, ये नहीं हो कि वो बस नॉलेज फुल हो, यानी उसको रिलीजन का भी इल्म हो प्लस वर्ल्ड अफेयर का भी उसको पता हो। उसके बाद नंबर 5 में जो बताता है कि वो इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल सेंस, यानी इंसान के पास जो 5 सेंसेस हैं वो एक्टिव हों। फिजिकल सेंसेस यानी उसमें जो
सेंसेस हैं वो 5 सेंसेस होने चाहिए, ये ना हो कि उसमें कोई एक सेंस की कमी हो। उसके बाद वो कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गन्स, उसके बाद उसमें इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गन, उसके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड इंटीग्रेशन हो, यानी उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी ना हो, नो फिजिकल डिसेबिलिटी। उसके बाद नंबर 7 वो बताता है कि वो मस्ट बिलोंग टू कुरैश ट्राइब, यानी वो कुरैश ट्राइब से बिलोंग करता हो, यानी जो इमाम के लिए उसको लाजमी चाहिए कि वो कुरैश में से हो। यानी इसमें जो सल्जोक थे वो सारे उसको वो इग्नोर कर रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ खलीफा कैसे होगी, अपनी वो पूरा एक्सप्लेन करता है थ्योरी को। पहले उसने क्वालिफिकेशन वो कह रहा है अपॉइंटमेंट, खलीफा नहीं इमाम, अपॉइंटमेंट ऑफ इमाम, इमाम तो नहीं प्राइम मिनिस्टर से। वो कहता है कि इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले बताता है कि इलेक्शन, इलेक्टेड के भी उसने कभी 2 तरीके एक्सप्लेन करता है। इलेक्शन वो कहता है कि भाई पीपल ऑफ कैपिटल, यानी जो खिलाफत का जो सेंटर होगा ना उसके वो लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। इसकी वजह यह है कि इससे वो बताता है कि ये बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। इसका कंसेप्ट जो है आजकल वो अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताता है कि दूसरा जो इसका तरीका है वो है शूरा, यानी जो अमीर होते हैं, अमीर और जो डिफरेंट वो होते हैं, क्या कहते हैं, इलाकों के अमीर होते हैं, वो आपस में वो करें, इलेक्शन करेंगे और उनमें से वो एक बनेगा अमंग्स देमसेल्व्स। जैसे 6 बंदों का हज़रत उस्मान ने नाम दिया था, उनमें से कहा था कि किसी एक को बना लेना। इसी तरह वो इमाम का बताता है कि आप इनमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है दूसरा सिलेक्शन, वो है सिलेक्शन, इलेक्शन या सिलेक्शन। तो वो कहता है कि भाई ये सिलेक्शन कैसे होती है, वो कोई जो करंट इमाम है वो अपना जानशीन सेलेक्ट कर सकता है। उसमें वो कहता है कि हु सक्सीडेड, कौन सक्सीड करेगा, वो कहता है कि उसके बेटे के अलावा एक्सपेक्ट हिज सन, अगर वो बेटे को लेके आएगा वो तो बन जाएगी सीधी मोनार्की। इसलिए वो कहता है कि वो उसका बेटा नहीं हो सकता, उसका फादर हो सकता है, फादर को सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद जिसमें वो खसूसियात देखे, कैपेबल बंदा हो, उसको वो इमाम की वो दे सकता है। यानी वो अपने वो जो काम हैं वो किसी इलेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, इमाम सेलेक्ट हो सकता है, उसके बाद वो क्या कहते हैं सिलेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। इमाम जो है करंट इमाम से वो अपने फादर को जो या कैपेबल बंदा है, यानी जो भी उसमें क्वालिटीज़ पूरी हो रही हैं उसको सेलेक्ट कर सकता है, वो अपना बेटा सेलेक्ट नहीं कर सकता। ये उसकी कंडीशन थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन ऑफ इमाम, एक इमाम के फंक्शंस क्या होने चाहिए। जो सबसे पहले है वो है इसका जो पहला फंक्शन है वो है इमाम का है टू प्रोटेक्ट द फेथ ऑफ इस्लाम, फेथ ऑफ इस्लाम को प्रोटेक्ट करेगा। फ्राम जो बैड इन्वेंशन, यानी जिसे आजकल कहते हैं हम बैड इन्वेंशन इन डिफरेंट इम्प्योरिटीज़, जो अन इस्लामिक उसमें वो चीज़ें ऐड करेगा, उससे उसको बचाना है। प्रोटेक्ट इस्लाम फेथ ऑफ इस्लाम फ्राम बैड इन्वेंशंस। उसके बाद दूसरा फंक्शन है वो प्रमोट करेगा, प्रमोट डिबेट सिस्टम, यानी नॉलेज का डिबेट कराएगा। प्रमोट डिबेट्स डिस्कशंस ऑफ लीडर्स फॉर, यानी वो इजमा के लिए या वो
इज्तिहाद के लिए उनको डिस्कशन और डिबेट्स को प्रमोट करेगा, ताकि इस्लाम में जो मसाइल हैं उसको जल्दी से जल्दी हल किया जा सके। उसके बाद वो जो है इस्लाम इंश्योर इस्लामिक लिमिट्स, यानी जो पनिशमेंट्स हैं उनको वो इंश्योर करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट इन सोसाइटी, लिमिट्स इन सोसाइटी, इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन, उसकी लिमिट्स की इम्प्लीमेंटेशन वो इंश्योर करेगा। नंबर 4 पे आता है, उसके बाद वो प्रमोट करेगा, प्रीचिंग को सपोर्ट करेगा। प्रीचिंग ऑफ जहाद इज़ मैंडेटरी, यानी वो जहाद को उसकी प्रीच करेगा, और ये क्या होगा, ये मैंडेटरी है हर बंदे के लिए, मैंडेटरी। तो उसके बाद इसका क्या मसला है कि नंबर 5 है प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन बचाएगा। उसके बाद बताता है कि रूल ऑफ लॉ, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा अपनी स्टेट में, मेंटेन करेगा, और पीस मेंटेन करेगा, और स्ट्रिक्ट क्राइम जो है उसको रिमूव करेगा सोसाइटी से। नंबर 6 पे जो क्या है उसका काम है, तो वो कहेगा कि इंश्योर करेगा जस्टिस, यानी जो इंसाफ है वो जस्टिस इज इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेट। उसके बाद नंबर 7 पे है टू कलेक्ट करेगा ज़कात, कलेक्शन ऑफ ज़कात प्लस जिजिया प्लस वो उशर एक्सेट्रा, जो भी वो फाइनेंशियल है वो खुद कलेक्ट करेगा, या थ्रू अपने अमीर के थ्रू कलेक्ट करेगा। नंबर 8वां जो पॉइंट है वो कहता है मैनेज बैतुल माल, यानी जो बैतुल माल है वो भी खुद करेगा। उसके बाद वो इंश्योर करेगा कि उसका जो बैतुल माल है वो गरीबों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो चैरिटी के लिए इस्तेमाल करेगा वो, और जो नीडी पीपल उनके लिए। नंबर 5 है जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपॉइंट करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ कैपेबल एंड नोबल, यानी पीशियस, यानी शरीफ पीपल इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो अपने मिनिस्टर्स को एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद नंबर 10 जिसकी वो है वो क्या, 10वीं जो उसका जो फंक्शन है वो है कि इंश्योर डायरेक्ट एसेस होगी, यानी डायरेक्ट वो आम लोगों की डायरेक्ट एसेस में होगा, डायरेक्ट एसेस बाय पुअर पीपल। उसके बाद इन्फॉर्म, जो उसके बाद जो वो आम लोगों में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, आम लोगों में वो जाके इंफॉर्मेशन लेगा, गेट इंफॉर्मेशन फ्राम पब्लिक, ना कि वो वजीरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, जो उसको बताएंगे वही होगा। ये नहीं है वो आवाम पब्लिक में जाएगा, जिसमें वो खुली कचहरी होती है इसमें जाएगा, आम आवाम की वो मसाइल को सुनेगा। उसके बाद उसका पॉइंट है जो गरीबों को वो सज़ा देगा, पोवर के लिए जो उसकी वो सज़ा वो होगा वो लेस हार्श होगा, यानी सज़ा कम देगा, और जो रिच के लिए वो हार्शर होगा, यानी बहुत ज़्यादा हार्श होगा, और उसके लिए मेजर पनिशमेंट देगा। जो अमीर होंगे उसको मेजर पनिशमेंट देगा, रिच पीपल्स को हैं। ये मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए, इनमें से आपने कोई भी 8 पॉइंट्स अपने एग्ज़ाम में लिखने हैं। उसके बाद ये हो गया आपका
इमाम क्या पहले उसने बताया कि क्या सिचुएशन थी, उसने फिर क्या कि खलीफा भी रहने दो, इमाम को लेके आया है, एग्जैक्टिव को लेके आया है। इसके बाद इमाम होता क्या है, इमामियत क्या होती है, वो डिस्कस की है। फिर उसकी क्वालिफिकेशन बताई है उसने, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इमाम में। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इमाम बताया उसने, उसके उसके फंक्शन बताए हैं। अभी इसके ऊपर चलते हैं, क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म जो है ये आपको एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स देता है, 2 पॉइंट नंबर देता है आपको एग्ज़ाम में, ये आपने हमेशा लिखनी है। इसमें जो सबसे पहला वो बताता है कि उसने ना पब्लिक पार्टिसिपेशन को इग्नोर कर दिया है। पब्लिक पार्टिसिपेशन को इसने कहा है जो कुरैश होगा वही बन सकता है, एक मिसिंग है। इसने पब्लिक पार्टिसिपेशन को लाया नहीं है, वो शूरा के दौरान वो लाया। उसने कहा कि पब्लिक उसकी ज़रूरत ही नहीं है आवाम को इसमें आने की। उसके बाद इसने दूसरा पॉइंट क्या किया है, एलीटेस्ट पॉलिटिकल मॉडल। ये एलीट लोगों को पॉलिटिकल मॉडल दिया है, गरीब लोगों को नहीं दिया, क्योंकि उसमें जो गरीब बंदा है उसको वो आ ही नहीं सकता। क्योंकि जो शूरा के बंदे उन्हीं में से एक बंदा आएगा, या फिर वो अपने बाप को रेफ़र करेगा, या मामू बजाज जो भी बंदा आएगा उसी को इमाम को सिलेक्ट करेगा। इस पर मेरिटोक्रेसी को वो इग्नोर करता है वो। उसके बाद उसने जो बात किया कुरैश की, कि कुरैश होना है, वो बिलोंग टू कुरैश। कुरैश की कंडीशन है वो अभी ख़त्म हो चुकी है, यानी हर बंदा वो कहता है कि मैं सैयद हूँ। आउटडेटेड है ये, इसको वो इसने ये नहीं कहना था, आउटडेटेड ये वो कर दी है कंडीशन। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, मिलिट्री। उसने कहा था कि मिलिट्री जो उस वक्त पावर मिलिट्री के हाथ में आ चुकी है, उसने कहा मिलिट्री डोमिनेंस को उसने इनडायरेक्टली, मिलिट्री का जो लीडर है उसको इनडायरेक्टली लीगलाइज किया है, लेजिटिमाइज किया, यानी उसको पावर दिया कि वो आगे होल्ड कर ले इनडायरेक्टली। उसके बाद नंबर पॉइंट है, उसने जो उसको कहा जैसा स्टेट चल रहा है ना उसमें कोई तब्दीली लेके नहीं आया। उसने कहा जैसा सिस्टम चल रहा है ना, स्टेटस क्यू है, उसकी उसने जस्टिफिकेशन दी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की। उसने कहा कि इमाम को ले, खलीफा को पावरफुल करो। उसने कहा जैसा चल रहा है ना इसी को उसने जस्टिफाई किया है। तो इसके बारे में एक कोड नोट कर लें आप, अल मावर्दी, प्योरिटाइज, उसने प्योरिटाइज किया है, प्योरिटाइज आर्डर, यानी जो स्टेट का रूल ऑफ आर्डर है ओवर पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी जो आवाम की जो उसकी डिमांड थी, सोवरेनिटी थी ना, उसको उसने क्या किया है, प्योरिटाइज किया। उसने कहा कि हमें सिर्फ आर्डर से कंसर्न है कि हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ वो बचनी चाहिए, खलीफा वो रहे या ना रहे, उसकी पावर रहे या ना रहे। क्रिटिसिज्म हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन अपना। कंक्लूजन में आपने बताना है कि वो अपने आप को कैसे अपने इमाम को जस्टिफाई करता है। अल मावर्दी रेवोल्यूशनरी नहीं था, यानी वो रेवोल्यूशन उसने नहीं लेके आया, स्टेट में रेवोल्यूशन नहीं लेके आया। उसके बाद आइडियलिस्ट भी नहीं था, उसने अपने दिमाग में वो कहते हैं आइडियल भी नहीं था, यानी उसने दिमाग में नहीं सोचा, बल्कि जो सिचुएशन थी उसी को बदलकर उसने आइडिया दिया। बल्कि वो इंस्टीट्यूशन उसने एक नया इंस्टीट्यूशन दे दिया, यानी इमाम का नाम नया वो कहते हैं कंसेप्ट दे दिया, इंस्टीट्यूशन बिल्डर है। उसने एक इमामियत का इंस्टीट्यूशन दे दिया ताकि वो अपनी जो क्या है खलीफा को बचा सके, उसके बाद अपने इस्लाम को बचा सके। वो चाहता था कि इस्लामिक पॉलिटिकल आर्डर तबाह ना हो जाए, उसके लिए उसने कंप्रोमाइज़ ही क्यों ना करना पड़े, यानी उसके लिए कंप्रोमाइज़ प्योरिटाइज यानी कंप्रोमाइज़ यानी प्योरिटाइज ना करना पड़े। उसने कहा कि इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सिक्योर हो सके, उसके लिए कंप्रोमाइज़ ही क्यों ना करना पड़े। तो इसके बारे में एंड पे आप लिखने कंक्लूजन में लिखेंगे क्या कहते हैं कोटेशन, और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ये एंड पे आपने कोटेशन देनी है, अल मावर्दी इस इंस्टीट्यूशनलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी जो पॉलिटिकल पावर थी उसको उसने कहा कि नई पॉलिटिकल अथॉरिटी लेके आया एट अ टाइम व्हेन पॉलिटिकल लेजिटिमेसी
मेसी वाज डिसइंटीग्रेटिंग जब वो कहते हैं पॉलिटिकल जो लेजिटिमेसी थी वो डिसइंटीग्रेट हो रही थी, इसने वो कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, डिसइंटीग्रेशन इंस्टीट्यूशनलाइज, ताकि वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि वो जो पावर थी वो मिलिट्री कमांडर्स के पास थी और खलीफा सिर्फ नाम का रह गया था। इसको बचाने के लिए उसने कहा कि इंस्टीट्यूशन इमाम के क्रिएट कर दो, आर्मी चीफ जैसा हमारा चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी चीफ है, इस तरह उसने कहा एक ऐसा नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दो जिससे आपका जो रूल ऑफ लॉ इंश्योर हो सके और पॉलिटिकल सिस्टम सर्व बचाया जा सके। यही मैंने आपके शुरू में सवाल किया था कि जब अब्बासी खिलाफत डिक्लाइन कर रही थी, पावर मिलिट्री के पास चली गई थी, तो इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे सर्वाइव करेगा, तो उसने इसका कंसेप्ट दिया था इमाम के थ्रू सर्वाइव किया करेगा। ठीक हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि आंसर फॉर्म इन एग्जाम में आपने सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि वो पहले थोड़ा सा नहीं, आपने पूरे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होगा, उसमें आपने पूरी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट बताएंगे आप, मैंने आपको जो बताया है बैकग्राउंड, वो आपने इंट्रोडक्शन नहीं बताना अलमावर्दी का, ये सिर्फ आपकी एमसीक्यूज़ के लिए होगा। ठीक है। आपने आंसर फॉर्म में जो उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद आपने कॉन्टेक्स्ट बताना है, कॉन्टेक्स्ट के बाद आपने इमामियत की थ्योरी एक्सप्लेन करनी है कि थ्योरी क्या होती है, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन बतानी है, उसके बाद उसकी वो अपॉइंटमेंट बतानी है, उसके बाद उसके फंक्शन बताने हैं, और एंड पे आपने क्रिटिसिज्म करके आपने कंक्लूजन दे देना है। तो ये हो गया आपका आंसर फॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और बताएं कि आपको कौन से पॉइंट की समझ नहीं आई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें CSA PMS की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।